अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिब खोखर है। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर 3 प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर समझने वाली और सोचने वाली बात ये है कि क्या ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाकई एक वॉर के डायमीटर्स को पूरा करती है? वॉज इट अ फुल फ्लेज वॉर, और जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसको म्यूटनी ऑफ इंडिया कहते हैं या रिवॉल्ट ऑफ स्पॉयज़ कहते हैं, जिनको स्पॉयज़ को अगर उर्दू में हम एक्सप्लेन करें तो स्पाइयों की बगावत कहते हैं, तो या बगावत हिंद उर्दू में हम इसको 1857 की कह सकेंगे। तो ये वाकई एक इंडियन रिवॉल्ट था, और किस लेवल का ये रिवॉल्ट था। अब ये जो मैप मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो किया है, इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी एग्जैक्ट 6 ब्लैक डॉट्स जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर रिवॉल्ट एक्चुअली हुआ, जहाँ पर लोगों ने एक्चुअली रिवॉल्ट और फाइट की। ये वाइट टेरिटरी जो नज़र आ रही है, ये ब्रिटिश टेरिटरी है। ये ब्लैक, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिवॉल्ट जिन्होंने किया, ये वो छोटे से डॉट्स हैं। ये ब्राउनिश टाइप जो मस्टर्डिश आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये वो एरिया जो कि रिवॉल्ट से अफेक्ट हुआ। डार्क ब्लू जो स्टेट्स हैं वो लॉयल है ब्रिटिश की, और जो लाइट ब्लू स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश को एड किया। तो डार्क ब्लू किसी हद तक ब्रिटिश के लॉयल तो है, लेकिन वो अपनी आर्मीज़ के साथ रिवॉल्ट को तो किसी हद तक एड कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इट्स नॉट अ फुल फ्लेज वॉर, इट्स अ रिवॉल्ट। ये हम अपने ईगोज़ को, सुपर ईगोज़ को तस्कीन पहुंचाने के लिए इसको वॉर का नाम देते हैं। वैसे इसको रिवॉल्ट कहा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब इस पिक्चर के अंदर, मैप के अंदर, जो मैंने आपको ये स्लाइड शो करवा रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप देखें, जो ब्लू सॉरी ये जो रेड अंडरलाइन नज़र आ रही हैं आपको, 7 टू बी वेरी एग्जैक्ट, ये एक्चुअल इवेंट्स हैं किनेटिकली, जो वहाँ पर किनेटिक इवेंट्स जो कि रिबेलियन और डिफेंस फोर्सेस के दरमियान हुए, या जहाँ पर रिबेलियन एक्चुअली हुई। यहाँ पर आप ट्रुप्स की मनूवरिंग देख सकते हैं कि ट्रुप्स जो हैं वो किस तरह मनूवर है। जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो कैवलरी है, और एक्सेट्रा, इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी, कहाँ पर क्या चीज़ डिप्यूटेड थी, ये आपको सारा उनका वॉर जोन का नज़र इस इवेंट स्लाइड के अंदर आपको शो हो रहा है। अब हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ आते हैं। 9 मई को जो मीरत के अंदर जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, आउटबर्स्ट स्टार्ट हुई, वो क्यों हुई? वेरी सिंपल। मीरत के जो परेड ग्राउंड है उसमें 85 इंडियन ट्रूपर्स को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कोर्ट मार्शल किया। Let me first read from the slide and then give you my perspective. On 9th of May 1857, on the parade ground of Meerut, 85 Indian troopers were court-martialed. Their crime: these troopers had confessed to refused to load their rifles with new cartridges. A rumor had spread that new cartridges contained the fat of cow and pig. For Hindus, cow was sacred. For Muslims, pig meat was prohibited in Quran. The rebellion began on 10th of May 1857. It formed in the form of mutiny of spoils of the company's army in the garrison town of Meerut, 40 miles from northeast of दिल्ली। सो जैसे कि स्लाइड आपको बता रही है, अब मामला ये था कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और आर्म्स और हथियार भी तरक्की पाते हैं, और हथियार जो हैं वो इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो फील्ड के अंदर, यानी कि जंग के अंदर, मोस्ट एफिशिएंटली कैसे यूज़ हो सकें। तो उस ज़माने के अंदर क्योंकि गन पाउडर जो था वो बैरल के ऊपर से गन के अंदर डाला जाता था, नाली के ऊपर से गन के अंदर डाला जाता था, तो वो जो गन पाउडर था वो जिन कार्ट्रिजेस में आना है, वो कार्ट्रिजेस को बंद किस तरह करना है, टेप से करना है, ये कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा मिशन था। उसको बंद करने के लिए उन्होंने कार्ट्रिजेस के ऊपर
जो सॉल्यूशन जो बनाया उसमें काऊ फैट और पिग फैट को यूज़ किया एज क्या कहते हैं ग्लूइंग एजेंट। सो वो जो था वो मुसलमानों के लिए, जैसे आपको इस स्लाइड के अंदर पता लग ही गया होगा, पिग जो था, पिग जो है वो मुसलमानों के लिए प्रोहिबिटेड है, काऊ फैट जो है वो हिंदूज के लिए जो है वो सैक्रेड है। तो दिस थिंग एक्चुअली जो जितने भी स्पॉयज थे, आपने इंडियन मूवी भी देखी होगी आमिर खान की, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसमें मुझे बड़ी कमाल थी उसकी, मैं नाम नहीं याद आ रहा। तो उसके अंदर यही सारी स्टोरी है कि जब ये रिवॉल्ट शुरू हुआ, व्हेन दे रिफ्यूज्ड टू बाइट द कार्ट्रिजेस, सो द स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट। अब अगली हम देखते हैं कि ये स्प्रेड हुआ कैसे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया था कि दे 6 डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस जहां पर रिवॉल्ट की सिचुएशन बनी हुई थी। So the war was not spread throughout India, but it was limited in a few areas, mainly Meerut, Delhi, Kanpur and Lucknow, etc. मीरत के अंदर क्या सिचुएशन थी ऑन 6, जो मैंने आपको पहले भी हमने पिछली स्लाइड के अंदर बताया, लेकिन लेट्स एक्सप्लेन इट इन अ बिट इन डिटेल। ऑन 6th May 1857, 80 out of 90 Indian soldiers at Meerut refused to bite the greased cartridges with their teeth। मैंने जैसे को एक्सप्लेन किया, उन दांतों से उसको कार्ट्रिजेस को बाइट करके उसको ऊपर से छीलना था ताकि वो गन पाउडर बैरल के अंदर डाला जा सके। These 85 soldiers were court martialed and imprisoned for 10 years. They were stripped of their uniform and in the presence of entire Indian crowd एक बहुत बड़ा शो बनाया गया, उनको एक मैदान में लाया गया, उसमें स्टेज पे उनको खड़ा किया गया, उनके जिस्म से उनके तमगे उतारे गए, उनके जिस्म से उनके यूनिफॉर्म को स्ट्रिप आउट किया गया और उनको सज़ा सुनाई गई। और ये जो चीज़ थी ना, ये बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी और बड़ी शर्मिंदा करने वाली एक चीज़ थी। इट वॉज टू मच ऑफ अ डिस्ग्रेस एंड दिस इंसिडेंट सेंट अ वेव ऑफ इंडिजिनेशन। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, इसने इग्नाइट किया हेट्रेड को सिपाहियों के दिलों में। ऑन द 10th of May, अब अगले दिन 4 दिन बाद क्या हुआ, बेसिकली 9th of May था, लेकिन चलें, ऑन द 10th of May 1857 द इंडियन सोल्जर्स एट मीरत ब्रोक इनटू open revolt. They released their companions and murdered a few European soldiers. On the night of 10th of May, the mutineers marched to Delhi and reached there on 11th May. Soon, Indian civilians joined the mutineers and killed about 50 Europeans. The news spread like wildfire. The already simmered anger against Britishers burst out into violent storm. ज़ाहिर बात है, वो लोग निकले, उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया। दिल्ली सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था, 40 मील दूर था। तो उन्होंने जो म्यूटनर्स, जो स्पाई थे, उन्होंने जब अपने कॉमरेड्स को आज़ाद करवाया और वो दिल्ली के दरवाजे पे 11 मई को पहुंच गए। द रेवोल्यूशनरीज रीच्ड फ्रॉम मीरत टू दिल्ली ऑन 11th May 1857 एंड द स्मॉल ब्रिटिश गैरिजन at Delhi was not able to resist the consequently fell into their hands within 2 days। क्योंकि थोड़े लोग थे दिल्ली के अंदर, जो ब्रिटिशर्स की छोटी सी गैरिजन थी, बाकी जगह पे कंट्रोल करने गए हुए थे, और एक कॉन्वॉय भी आया हुआ था, एक मेहमान भी आए हुए थे दिल्ली के अंदर, ब्रिटिश रॉयल्स भी आए हुए थे। और यहाँ पर ही जो सर सैयद अहमद खान है वो भी हीरो बने। वो आगे मैं आपको बताऊंगा हाउ सर सैयद अहमद खान गेन्ड द टाइटल ऑफ सर एंड देन हाउ वाज ही नाइटेड। उनको सर का खिताब कैसे मिला, उन्होंने ब्रिटिश के साथ कैसे लॉयल्टी दिखाई, और उस लॉयल्टी को यूज़ करते उन्होंने मुसलमानों का कितना को फ़ायदा किया, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड एम्पर ऑफ इंडिया। उन्होंने दिल्ली पे कब्जा करते ही बहादुर शाह जफर को बादशाह प्रोक्लेम कर दिया। अगर बहादुर शाह जफर उस वक्त थोड़े से गट्स दिखाता, और ठीक है, उसके बेटों को उसके सामने उस सर पेश किए गए, बहुत जुल्म हुआ उसकी वाइफ के साथ भी, लेकिन जो लोग ज़िद्दी होते हैं तारीख़ में, उन्हीं का नाम लिखा जाता है, और वही लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। जो लोग मुश्किलात को बेयर करते हैं, अपनी ज़िद के लिए कुछ भी कर जाते हैं, राइट के लिए खड़े होते हैं। तो बहादुर शाह जफर वो प्रूव्ड बी वेरी वीक रूलर। वो एक कमज़ोर
नफ्स का इंसान या उस दौर का नवाज शरीफ साबित हुआ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो इन ऑर्डर टू रीगेन दिल्ली, सर जॉन लॉरेंस सेंट अ स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश फोर्स कमांडेड बाय जॉन निकलसन। जॉन निकलसन साहब अब एक फोर्स लेके आए दिल्ली को रीगेन करने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग सीज ऑफ 4 months, द ब्रिटिश रिकवर्ड दिल्ली इन सितंबर 1857। 4 महीने की सीज, 4 महीने तक म्यूटनर्स ने दिल्ली पे कब्जा रखा, और इसके दौरान सर सैयद खान ने जो ब्रिटिश जो एलीट्स थे, जो रॉयल्स थे, जो कि उधर अच्छे तगड़े लोग थे, उसमें रॉयल फैमिली का एक कॉन्वॉय भी था, उसको अपने घर के अंदर जगह दी। म्यूटनर्स ने उनसे कहा कि इन गोरों को हमारे, इन ब्रिटिशर्स को हमारे हवाले करें, लेकिन ही रिफ्यूज्ड एंड पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम। वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी थे, मुसलमान रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने जो बरतानिया के नेशनल्स थे, रॉयल्स थे, उनकी जो जान बचाई, उसकी वजह से ही वॉज प्रेज्ड बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टरवर्ड्स, और उनको बहुत से फ़वाइद भी बरतानिया से हासिल हुए, जो हमने आगे सर सैयद खान की पूरी ज़िंदगी के अंदर प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, क्लास में हमने डिस्कस किया, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड, हिज 2 sons and a grandson were shot dead before his eyes, and he was sent to Rang to Rangoon, where he died इन द ईयर 1862। 62 साल के अंदर डेथ हो गई। 5 साल की उनकी ज़िंदगी थी। 5 साल के अंदर अगर वो चाहते तो वो तारीख में के ऊपर एक बहुत तगड़ा निशान भी छोड़ सकते थे, लेकिन कमज़ोर आदमी कमज़ोर ही होते हैं, और तारीख कमज़ोर आदमियों को याद नहीं करती जी। कमज़ोर आदमी तारीख के डस्ट, किताबों की डस्ट के अंदर बह जाते हैं, जैसे बहादुर शाह जफ़र भी बह गए और उनकी एम्पायर भी बह गई। द लास्ट स्टैंड भी ख़त्म हो गया। दूसरा जो जोग्राफ़ी थी, यानी कि मीरत और दिल्ली के बाद जो तीसरी जोग्राफ़ी थी जहाँ पर ये रिवॉल्ट बहुत स्ट्रांगली चल रहा था, वो नाना साहब का और झांसी की रानी का कानपुर का रिवॉल्ट की सीज थी, यानी कि उधर की स्ट्रगल थी। एट कानपुर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लेड बाय नाना साहब दादू पंत, एन अडॉप्टेड सन ऑफ पाशवा ऑफ बाजीराव द सेकेंड। अब कहानी ये थी कि लॉ ऑफ लैप्से के तहत, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है क्लास में, द लॉ ऑफ लैप्से के तहत जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो सक्सेशन है, जो इनहेरिटेंस का जो कानून है, वो चेंज कर दिया था इंडिया का। हिंदू मत के अंदर अडॉप्टेड सन अडॉप्ट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ हिज अडॉप्टेड पेरेंट्स एज देयर ओन सन, बायोलॉजिकल सन। जो अडॉप्टेड सन, जो गोद लिया हुआ बेटा होता है, वो उसी तरह इनहेरिटेंस का हिस्सेदार होता है जैसे कि जो आपका जना हुआ, आपका सगा पुत्र होता है। लेकिन लॉ ऑफ लैप्से के अंदर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, और उसके तहत बरतानिया ने ये कहा था कि जिसका अडॉप्टेड सन होगा और उसकी कोई आगे सक्सेशन नहीं होगी, तो वो एरिया ऑटोमेटिकली जो कंपनी है वो उसको अनेक्स कर लेगी। बदमाशी थी जी उनकी, कुछ भी कह सकते थे। तो उस पर नाना साहेब दांदू, जब जो बाजीराव द सेकंड थे, बाजीराव दोम जो थे, पाशवा जो थे कानपुर के, वो जब उनकी डेथ हुई, तो नाना साहब ने सक्सीड करना था थ्रोन को, वो उन्होंने अगला पाशवा बनना था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने नहीं इस बात को माना और लॉ ऑफ लैप्से आ गई, जैसे आपके हमारी यहाँ पर भी कवानीन आते रहते हैं, तो और स्टेट ने उन कवानीन को मनवाना होता है बाय एनी मीन्स नेसेसरी। दैट्स द जॉब ऑफ द स्टेट कि वो कानून को और आइन को इम्प्लीमेंट करे। जैसे 26वीं तरमीम है आ गई है, अब स्टेट का काम है जी उसको इम्प्लीमेंट करवाना, जैसे भी आई है, जो भी आई है। सो सिमिलरली लॉ ऑफ लैप्से के अंदर भी वो इम्प्लीमेंट तो करवाना था। तो नाना साहब एक्चुअली ही फॉट बैक, और नाना साहब के साथ जो झांसी की रानी है और तांतिया टोपी हैं, इन्होंने भी बहुत टफ टाइम दिया जी इनको, ब्रिटिशर्स को। अ नंबर ऑफ ब्रिटिश फेल इनटू द हैंड्स, इनटू हिज हैंड्स। ही शोड ग्रेट काइंडनेस टू देम, एंड व्हेन ही heard about inhuman attitude of General Noel towards Indians, he became very curious and killed all the Britishers। ये देखिए कितनी अजीबोगरीब तारीख की बात है कि शुरू में तो वो कहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को उसने बड़ा
कैप्चर किया और उन्होंने उसने बड़ा अच्छा सलूक किया, काइंडनेस। लेकिन जब उसने जनरल नोएल की इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस को का सुना तो फिर उसने उनको भी स्लॉटर कर दिया। जनरल हैवलॉक कैप्चर्ड कानपुर आफ्टर डिफीटिंग नाना साहेब इन अ हॉटली contested battle on June 17th 1857. कानपुर फेल इन द हैंड्स ऑफ जनरल हैवलॉक। जाहिर बात है, आपने उनके मारे हैं तो आपने जनरल ओनील को आपने अगर थ्रेट उनके एक्शंस का आपने बदला लिया तो जाहिर बात है अदर पार्टी विल टेक रिवेंज एज वेल। तो दैट्स व्हाट हैपेंड 1857 की कानपुर की इसी रिवॉल्ट के अंदर जो नाना साहब बेचारे अपनी जागीर से भी हाथ धो बैठे। कानपुर भी इस रिवॉल्ट के आंसर के अंदर ब्रिटिश के हाथ में चला गया। लेटर ऑन नाना साहेब विद द हेल्प ऑफ तांतिया टोपी कैप्चर्ड कानपुर इन नवंबर 1857। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4-5 महीने के बाद उन्होंने एक अलायंस बनाया। तांतिया टोपी एक वॉरियर थे, टोपी फैमिली इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वॉरियर क्लैन। तो उनके एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अलायंस के तहत उन्होंने दोबारा कानपुर पे हमला किया और उन्होंने अपनी नवंबर के अंदर उन्होंने अपनी दोबारा जागीर हासिल की। लेकिन 1 दिसंबर से 6 दिसंबर में दोबारा एक बैटल हुई और वो दोबारा हार गए। तो ये बेसिकली 2 बैटल हुए। एक में जब जनरल हैवलॉक ने कैप्चर किया कानपुर को, दूसरा जब नाना साहब ने वापस कैप्चर किया और फिर वो तीसरा जब वो हार गए। तो 3 बैटल्स। नाना साहब फ्लेड टूवर्ड्स नेपाल वेयर ही प्रोबेबली डाइड और वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू नाना साहब। नाना साहब नेपाल भागे तो रास्ते में उनके साथ क्या हुआ, नोबडी नोज। अच्छा जी, चौथा जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो लखनऊ का है, जहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह जो है वो सर हेनरी लॉरेंस के साथ जो चीफ कमांडर है उनके साथ एक समझो स्टेलमेट की पोजीशन में है, जहाँ पर तकरीबन एक 1700 ब्रिटिश रेजिडेंट्स को जो है वो उन्होंने रेफ्यूज ली हुई थी। और उनका एक मामला चला। तो द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एट लखनऊ वाज लेड बाय नवाब वाजिद अली शाह। द चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस sought refuge with 1000 English and 700 Indian soldiers inside his residency. The Indians did not make any concession and killed most of the Englishmen, including Sir Henry Lawrence and notorious general the General O'Neill. The same General O'Neill जिनके जो इनह्यूमन जो एक्शंस हैं उनसे नाना साहब जो है वो कानपुर के अंदर भी उन्होंने जो इंग्लिशमैन ने उनको स्लॉटर किया था। इधर भी तकरीबन 1700 सोल्जर, 1000 इंग्लिशमैन और 700 सोल्जर्स। अब देखें ये डिजिट्स कितने छोटे छोटे हैं और इमेजिन करें कि इंग्लिश समाज के अंदर जो सम्राट था उस वक्त, जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी एज एन होल, उन्होंने कोई ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कोई रिवॉल्ट नहीं किया था। वो तनख्वाहदार तबका था जी, वो उनको तो रोटी से गर्ज था, वो इंग्लिश दें, वो जो मर्जी दें। अगर इंडियंस को वाकई गोरों से आज़ादी लेनी थी तो जॉइन हैंड्स कर सकते थे। इतनी वो बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। इंडियंस की ये जो ब्रिटिश इंडिया की अपनी फ़ौज के अंदर जो सोल्जर्स थे वो भी तो इंडियंस ही थे ना। वो सिख्स थे, डोगरास थे, मुसलमान थे, हिंदूज थे, जिनको नौकरी की तलाश थी वो उसके अंदर फ़ौज के अंदर नौकरी कर रहे थे। और जो रिवॉल्ट था वो जनरल आर्मी ने तो नहीं रिवॉल्ट कर दिया था। जो बगावत थी वो एक फ्रैक्शन ही थी ना उस फौज की जिसने बगावत की थी। तो एट लास्ट द कमांडर इन चीफ जनरल कॉलिन कैम्बल marched towards Lucknow and captured it after a fierce battle in March 1858 के अंदर उन्होंने लखनऊ को दोबारा कैप्चर किया। अगर इनको रीइंफोर्समेंट्स मिलती वाजिद अली शाह को और जो जहाद डॉक्ट्रिन थी शाह वलील्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज़ के मुरीदों की, अगर उनको कोई यूनिफाइड कमांड होती तो शायद ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो वाकई वॉर खिलाने के हक में होती। लेकिन ये सारे स्कैटर्ड एरियाज थे। फॉर एग्जांपल अब ये जो झांसी और गैलीवर का मसला है सारा, क्योंकि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो भी तो नाना साहेब के ही लिए फ़ाइट कर रही थी ना, जो उसी के हक के अंदर फ़ाइट कर रही थी।
the leader of the revolt in the central India was Rani of Jhansi Bai of Lakshmi Bai of Jhansi. General Sir Hugh Rose attacked Jhansi in March 1858, but brave Rani Lakshmi Bai kept the British general unnerved for quite some time. बहुत दिलेरी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी और तांतिया टोपी ने जहाँ पर उधर उनका साथ दिया नाना साहब का, और जो कि नेपाल की तरफ जाते हुए मारे गए या उनकी डेथ हो गई नेचुरल, वी डोंट नो। सो यहाँ पर भी तांतिया टोपी ने झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का यहाँ साथ किया, बट द पर्सनल विवर ऑफ रानी and Tantia Topi couldn't match the resources at the command of the British. गेम सारी ह्यूमन एंड मिलिट्री रिसोर्सेज की थी, सेंटरिंग कमांड की थी, इनके पास जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का की टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी इंडियंस के पास। इनके पास जो मनूवरिंग की ताकत थी वाया सी वो भी नहीं थी। सो झांसी की रानी ऑल्सो लॉस्ट द बैटल एंड फेल इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश इन 1859। अब जो लास्ट कहानी आई वो आई बिहार की। जिस अब बिहार के अंदर जो था वो कंवर सिंह जो था वो लीड कर रहे थे। वो एक जिम्मेदार थे और वो अपने ही वॉज 80 years old, बड़े दलेर आदमी थे। उन्होंने भी नाना साहब के साथ मिल के फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन अगेन जब सेंट्रलाइज पावर नहीं होती और आप छोटे छोटे जत्थों में किसी ओपोनेंट को जो कि यूनिफाइड फोर्स के अंदर है, जिसके पास एक तगड़ी ताकत है, उसको आप छोटे छोटे जत्थों में आप मिलते हैं तो उनकी ओवरवेलमिंग पावर जो है वो अल्टीमेटली आपको हरा ही देती है। तो इन बिहार द रिवॉल्ट वाज लेड बाय कंवर सिंह, अ जिम्मेदार ऑफ जंदरसपुर. Though he was 80 years old, he played a prominent part in the revolt. He fought the British in Bihar and joined Nana Sahib's forces and took part in various encounters with the British in Oudh and central India. He died in April 27, 1858, leaving behind a glorious record of vigor and bravery. Now we come to the causes of the revolt. Now, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी सोशल साइंस के या हिस्ट्री के जो भी वकूए होते हैं उनके कॉजेज एंड इफेक्ट्स जो हैं वो 4 डायमेंशंस पे पॉसिबली घूमते हैं। उनका एक पॉलिटिकल इफेक्ट होता है बिकॉज वॉर इज़ अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड so politics may pave the way for economy, and economy is the bloodline of a society, so lifeline of society. So politics, political causes, social causes, economic causes, these 3 causes are always gonna be there. जो 2 नए causes इंडियन परस्पेक्टिव में हैं, जो हम एज पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हमारी क्योंकि स्टेट ही आइडियोलॉजिकल बेसिस पे है, so religious causes were there and military causes were there because the revolt was started from military. On a very political domain हम 4 चीज़ों को इधर देखते हैं। एक तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी कि ये उन्होंने जो अपनी वेस्टवर्ड जो उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखी थी इंडिया के अंदर। जैसे अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की पूरी कहानी है कि किस तरह उन्होंने लुजियाना को ख़रीदा और सारी कहानी की वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कैसी हुई। तो यहाँ भी ब्रिटिश की जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी वो तकरीबन 5 पॉइंट्स पे इन्हिसार करती है। फर्स्ट वाज आउटराइट वॉर, दे कॉन्कर्ड लैंड्स एंड दे हैड आउटराइट वॉर्स, नंबर 1। नंबर 2 सब्सिडरी अलाइंसेस, उन्होंने मुआहदे किए, अलाइंसेस बनाए और उनको प्रोटेक्शन के एवज में उनकी लॉयल्टी खरीदी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये पीछे के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से थी क्या, अभी हम आगे डिटेल से देखते हैं। और एनेक्सेशन ऑफ उध, ये एनेक्सेशन ऑफ उध ये बहुत ही
एक क्रिटिकल चीज़ थी जिसको इंडियंस वाइडली एक्सेप्ट नहीं करते थे. डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब एंड झांसी की रानी, एब्सेंस ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश. जब सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश नहीं थी तो हर चीज़ एक डिक्टेटरशिप के तहत चल रही थी, एंड देयर वाज नो ह्यूमन राइट्स एंड ऑल. इट वाज कंपनीज रूल, इट वाज अ कॉर्पोरेशन दैट वाज रूलिंग ओवर इंडिया. सो जो पॉलिसी ब्रिटिश की पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऊपर किया, उसमें जो आउटराइट वॉर्स थी उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं. वॉर ऑफ ब्रगजर है, एंग्लो मजूर वॉर है जो कि टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ी गई, एंग्लो मरहट्टा वॉर है, एंग्लो सिख वॉर है. ये सारी जो फुल फ्लेज जंगें हैं, इसके तहत उन्होंने टेरिटरी को कंट्रोल किया और अपनी सियासत को सलिटिफाई किया, ताकतवर और किया, सियासी तौर पे ताकतवर है इंडिया के अंदर. अब दूसरी थी सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस. जब आप जंग पे जाते हैं या आप हमारे साथ मुआहदा करें और हमारे अंडर रह के काम करें, तो लॉर्ड वेस्ले ने इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन विच इंडियन स्टेट्स वर brought under the British rule without annexing them. Under this system, Indian rulers उन्होंने क्या accept किया? Number one, they accepted British as supreme power. So, number one, they had to accept British as the supreme power. जितने भी फॉरेन रिलेशंस होंगे, जितने भी अलायंसेज होंगे, वॉर होगा, वो ब्रिटिश डिसाइड करेगा. ब्रिटिश रेजिडेंट एट देयर हेडक्वार्टर्स, वो उनके हेडक्वार्टर्स में ब्रिटिश रिजाइड भी करेंगे. यानी कि उनकी एक्सट्रीम सुप्रीम सेंट्रल अथॉरिटी वो ब्रिटिश को मानेंगे. मेंटेनिंग ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन कॉस्ट, वो अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक 1764 का एक क्वार्टरिंग एक्ट आता है. उस क्वार्टरिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सोल्जर्स इन द न्यू वर्ल्ड, यानी कि अमेरिकन द न्यू वर्ल्ड जो था अमेरिका के अंदर, वो किसी भी जगह के अंदर अपने आप को क्वार्टर कर सकते थे. और जो लैंडलॉर्ड होता था, जो घर का मालिक होता था, उस पे उसको उस एक्ट के तहत हुक्म था कि वो उनको ओब्लाइज करे, खाना भी खिलाए एंड हर चीज़ करे. सिमिलर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड है. वो जो पॉलिटिकल जो नंबर 2 पॉइंट था कि दे हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन एक्सपेंस. खाबा शाबा ये वो हर चीज़ ब्रिटिश ट्रूप्स की उन एनेक्स्ड स्टेट्स ने संभालनी थी. एंड दे वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस. वो बस एक ज़ुबानी कलामी रूलर्स तो हैं, लेकिन सुप्रीम पावर उनकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है. वो ट्रूप्स भी ब्रिटिश की हैं, वो अपनी आर्मी भी रेज नहीं कर सकते हैं. तो वो नवाब्स तो थे, लेकिन उनको एक मंथली अलाउंस तो मिलता था खर्चा खुर्चा करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो अपनी इंडिपेंडेंस को बैठे थे. उसके बाद जी पॉलिटिकल कॉजेज में जो एमिनेंट कॉज था वो लॉ से था, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट लॉर्ड Dalhousie enacts many Indian states using laws Lopse, according to which heirs adopted without consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler, and his territory would come under the company's rule. Example, in 1853, the ruler of Jhansi died without natural heir. Widow Rani yani Lakshmi Bai was retired, and their adopted son Andar Rao wasn't recognized as a successor of the throne. Similarly, state of Satra, Nagpur, Udhpur, etc. had the same problem. तो ये ब्रिटिश ने एक बदमाशी थी जी, जिसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, एयर नहीं है, तो वो अगर वो लॉ ऑफ लाप्से के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से के तहत वो ब्रिटिश एनेक्स कर लेंगे. ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलाइंड मिस रूल एनेक्सेशन ऑफ उद. अब उद जो है ये एक और डिफरेंट कहानी और एक बहुत मेजर पॉलिटिकल कोलैप्स था और रीज़न बना, पॉलिटिकल कॉज बना फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. लॉर्ड डॉलहाउसी नेक्स्ट Odin in 3rd February 1856 on the pretext of aligned misrule. अब ना ये एक aligned misrule कि आप सही तरह हुकूमत नहीं कर रहे. अब उसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश broke their promise given to ruling chief
people had to face more hardships, had to pay higher taxes and revenue. Problems of unemployment rose. Property were confiscated. 75,000 spoils were worst affected and didn't like the British, what British did to Oud. So they were their policies that did that all, and yet again they annexed it. So that's that. आगे disrespect shown to बहादुर शाह जफर, एक इमोशनल लेवल पे जो बहादुर शाह जफर एज अ एक्स रूलर के साथ किया गया, वो भी जो इंडियन मुस्लिम्स थे एज एन पर्टिकुलर उनको एक्सेप्टेबल नहीं था. प्लस नाना साहेब और झांसी की रानी के साथ भी उन्होंने वादा खिलाफ़ी की. इवन दो जो बाजीराव द सेकंड द लास्ट पाशवा जो थे वो अंडर कंप्लीट प्रोटेक्शन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नाना साहब को एज बिकॉज नाना साहब वाज हिज अडॉप्टेड सन, सो उनको रूलर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया. सेम गोज़ विद झांसी की रानी. लॉ ऑफ लैप्सी ने उनसे राइट टू रूल ले लिया. और इंसान की ज़्यादातर जितनी तारीख है वो स्ट्रगल ऑफ पावर पे ही है. तो यहाँ पर भी सारी झांसी की रानी भी, नाना साहब भी, जब उनकी ताकत उनके हाथ से जा रही थी, देन दे फॉट बैक. अब जो सॉवरेन स्टेट ऑफ ब्रिटिश है, उसकी जो एब्सेंस थी उसने बहुत से मामलात यहाँ पर खड़े किए. जब एक सॉवरेन रूलर होता है वो फिर भी काफ़ी मामला में काफ़ी हया कर जाता है लोगों की वेलबींग एंड दिस एंड दैट, बिकॉज उसको एक ख्वाहिश होती है कि मैं लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर रूल करूँ. ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रूल नहीं करनी आई थी, वो तो प्लंडर करने आई थी. डकैत थे, जितना लूट सकते लूटो और जब तक लूट सकते लूटो. सो एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश भी एक वजह थी जिस दैट बिकेम अ कॉज. उसके अलावा ब्रिटिश का इंडिया को इंग्लैंड बैठ के रूल करना भी एक वजह बनी. दे वर फार अवे एंड उनके जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज अ कंपनी, दैट वाज अ प्राइवेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने आपसे फर्स्ट लेक्चर में बात की है. अनलाइक द रूलर्स लाइक मुगल हु स्पेंड देयर रेवेन्यू collecting from India in India, but in the case of British, Indian felt that the wealth of India was drained to England and wasn't used for the welfare of India. राइटफुली सो. हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर मर्केंटाइलिज्म और कलोनियलिज्म को हमने एक्सप्लिसिटली देखा है कि वो क्या होते हैं, उनको डिफाइन भी किया है, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच क्लियर. अब सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ के अंदर इंटरफेरेंस विद, पहला पॉइंट यही आएगा, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स. सती विडो रीमैरिज एक्ट, वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वाजंट वेलकम्ड बाय मैसेस. सती या किसी के रिलीजन इज अ वेरी ruthless force. Whenever ever mingled with or mingle with or yeah, whenever used, it has dismantled and erupted and created new empires. It has forced a wife, जैसे हम यहाँ पर सती की बात करें, वाइफ टू जंप इनटू हिज डेड हस्बैंड्स बर्निंग ऑफ हिज फ्लैश वॉलंटरली. वो अपनी उसकी चिता के अंदर वॉलंटरली छलांग मार देती है. एंड रिलीजन से ज़्यादा बड़ी इमोशनल रुथलेस फोर्स दुनिया में नहीं है. विडो री मैरिज एक्ट वो लेके आए, ब्रिटिश लेके आए, हालांकि हिंदू मज़हब के अंदर विडोज कैन नॉट remarriage. And Western education for girls was also not welcomed by both Hindus and Muslims as it challenged their religious customs. Apprehension about the modern innovations like railway and telegraph. Now, telegraph was one of the tools that Britishers brilliantly used in the during the war of 1857, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की ही कहानी है कि सारा मामला हुआ. एंड टेलीग्राफ enabled them to strategize the war rather to strategize the war in a very centralized way. वो एक कमांड एंड कंट्रोल के तहत चल रहे थे और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ही सारा फौजें मूव कर रही थी, जो कि इंडियंस के पास नहीं थी. अगर कोई सेंट्रल कमांड इंडियंस के पास भी होती और वो स्ट्रेटजी सही तरह चलाती तो आई थिंक कि इस जंग के जो मंजरनामा है हमारे सामने डिफरेंट होता. Just like a policy of racial discrimination, just like in the West, in the Americanos, dogs and Negroes were not allowed. In India, dogs and Indians were not allowed. तो जहाँ पर भी कोई
कॉलोनियल पावर होती है वो दूसरों को सब्जुगेट ही करती है। ये हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। Corruption in administration, oppression of poor, fear regarding Western education, and taxing religious places. ये वो पॉइंट्स हैं, वो मेन रीज़न सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। ऑन व्हेन वी लुक एट द इकोनॉमिक causes of 1857. Number one is exploitation of economic exploitation. Number two is draining of wealth. Then comes decay of cottage industry and handicraft, growing unemployment, inhuman treatment of indigo cultivators, poverty and famine, economic decline of peasantry, decline of land aristocracy. These are some main reasons. Let's give them a look in detail. Now, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि war is a tool of politics. Politics paves the way for economy, and economy is the lifeline of society. Now, Indians were forced to export cotton and silk at a cheaper rate to England, forced plantations of indigo and tea. Indians had to accept ready-made British goods. In products had high import duties in England. Indian handmade products couldn't compete with machines made products of British. Problems of unemployment increased. India had no agriculture surplus, which raised the price of raw material in India. The same things that we tried to explain to you when we were talking about mercantilism. So the causes of revolt of 1857 are the basis that Indian economy was run from the principle of mercantilism. Draining of wealth after the Battle of Plassey, British stopped bringing gold to India. Raw materials was bought in from England. The surplus revenue of Bengal and looted Indian raw materials were transported, and all the wealth were transported to the British. तो पैसा लाने की क्या जरूरत है अगर आप उधर के मालिक हो? So this they because they stopped bringing gold to India, India was drained of gold and their wealth. So not only that, heavy duties were imposed on the cottage industry एंड हैंडीक्राफ्ट, जो कि मेन हुनर था इंडियंस का, कि वो हाथ से कढ़ाई शिकढ़ाई और ये वो अच्छा चीज़ें कपड़ा अच्छा बनाते थे. इम्पोर्टेड ब्रिटिश गुड्स वर्सन देयर कंडीशन, यानी कि एक ह्यूमन साइकी है कि नौकर हमेशा मालकों की तरह के कपड़े पहनते हैं. तो उनको जो यहाँ के भी लोग जो थे, वो जो अपने आप को अमीर और एलीट दिखाना चाहते थे, वो गोरों की तरह के कपड़े पहनते थे. आज भी वैसे ही पहनते हैं बाय द वे, लेकिन आज का कल्चर बहुत डिफरेंट है. द ऑल द कॉटन एंड सिल्क वाज एक्सपोर्टेड, and that was not exported by buying but seizing. So that was a plunder of the resources of India. The factories and the invention of machines increase in unemployment. और जो इंडिगो के फार्मर्स थे उनके साथ भी बड़ा जुल्म किया जाता था, जैसे ब्लैक्स के साथ प्लांटेशन पे अमेरिका में किया जाता था. तो ये मोटे मोटे इकोनॉमिक कॉजेज़ थे. अब मिलिट्री कॉजेज़ पे आते हैं. जैसे हमने इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया मीरत की सारी कहानी, कि जो रिवॉल्ट था वो तो शुरू ही मिलिट्री की वजह से हुआ था, लेकिन वो सिर्फ वो ग्रीस कार्टेज की कहानी नहीं थी. उसके अंदर और बहुत सी कहानियाँ थी. जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट था इंडियन सोल्जर्स का, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनकी तरफ से, वो बहुत ख़राब था. वो मिसट्रीट होते थे, तनख्वाहें कम थी, उनको अलाउंस वो नहीं मिलते थे, उनके पास प्रमोशन के तरक्की के चांसेस बहुत कम थे. उनके एक जनरल सर्विस एनलाइटमेंट एक्ट भी आया था जिसके अंदर उनकी मुराद और कम की गई थी. और ज़्यादातर जो लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी वर नॉट फैसिलिटेटेड वेल.
और उनको पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश जो रॉयल्स थे वो भी थी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात थे वो भी उधर मौजूद थे, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा एमिनिटी थी। मेन रीज़न तो वही थी जो कार्ट्रिजेस की थी, कि ये तो इवेंट हिस्ट्री में रिटर्न हो गए और हम इनको असेस करने की कोशिश करते हैं। इंडियन सोल्जर्स वर इल ट्रीटेड, पुअरली फेड, badly housed. Indian soldiers were paid 8 times less salaries. British Empire was spread across the nation, and soldiers had to strive in areas away from their home. ज़ाहिर बात है, पैसे कम मिलेंगे, आप दूर दराज इलाकों में लोगों को भेजेंगे तो वो उनके अंदर प्रॉब्लम पैदा करेगी। 1856 के अंदर जी 2,38,000 इंडियन सोल्जर्स वर्किंग अंडर ब्रिटिश आर्मी एज कम्पेयर टू 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स ने पूरे इंडिया को कंट्रोल किया हुआ था, और वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या म्यूटिनी ऑफ स्पॉइस थी, उसमें लड़ने वाले 2.5 लाख तो इंडियन सोल्जर्स ही थे, जो इंडियन सोल्जर्स। तो मेरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जो कॉलोनी बनाई है वो अमेरिका के अंदर कॉलोनी की तरह नहीं है, जहाँ पर वो गए थे और उन्होंने बहुत सी कंपनियां गई थी और उन्होंने इंस्टॉल किया था। जो यहाँ पर कहानी मुख्तलिफ है। यहाँ पर इंडियंस ने ही, लोकल्स ने ही अपने वक्त के हुक्मरान या मुगल्स के साथ गद्दारी करते हुए उन्होंने ब्रिटिश का साथ दे के उनके सोल्जर्स उनकी आर्मी का हिस्सा बने। ये भी एक सोचने वाली बात है जी। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे? उन कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि जो कंपनी का एक प्राइवेट एंटिटी है उसका रूल ख़त्म हुआ और क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन हो गई। मुगल्स का, पाशवाज का एंड हो गया, कंपनी रूल का एंड हो गया। बरतानिया का जो क्राउन है, क्राउन इटसेल्फ नाउ हैड रिलेशनशिप विद द प्रिंसली स्टेट्स, उनके प्रिंसली स्टेट से डायरेक्ट किस्म के रिलेशनशिप हो गए। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इम्प्लीमेंट किया गया, ये हम कह सकते हैं, हम आगे देखते हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान जो गैप था वो बढ़ता गया, रेशल एंटागनिज्म शुरू हो गई, बदमाशी अगर कह सकें, नस्ली बदमाशी, मजहबी चेंजेस हुए, फॉरेन पॉलिसी बहुत कॉन्सिक्वेंटली चेंज हुई, क्योंकि बरतानिया का हिस्सा बन गया। इट बिकेम द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एट द टाइम। आर्मी में चेंजेस हुए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि पहले तो फिर भी जब प्लंडर था अब तो टैक्स भी लगेंगे और अब बड़ी कहानी होगी। और रिलीजियस नेशनलिज्म की बम्बार हुई। वो रिलीजियस नेशनलिज्म जो है वो टू नेशन थ्योरी की सूरत में हो, या अखंड भारत की सूरत में हो, या वो खालसा देश की सूरत में हो, ये 3 डिफरेंट लेवल पे रिलीजियस नेशनलिज्म है वो भी उभर के सामने आया। नाउ 1 नवंबर 1958 के अंदर जो एट इलाहाबाद जो ताकतें थी, द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट वाज डन। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश और जो कंपनी रूल है उसका एंड हो गया। और इसके साथ साथ ही बहादुर शाह जफर वाज ही वेंट टू यंगून, और उधर उनकी वफात हो गई जी। साथ ही ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी वो भी अबेंडन की गई, डॉक्ट्रिन लव से भी अबेंडन की गई, और प्रिंसली स्टेट से रिलेशन थोड़े बेहतर करने की कोशिश की गई। इंडियन हिस्टोरियंस ज़्यादातर ये बयान करते हैं कि उन्होंने 1858 के बाद ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, कास्ट को कास्ट के ख़िलाफ़, प्रिंस को प्रिंस के ख़िलाफ़, हिंदूज़ को मुस्लिम के ख़िलाफ़। अब देखा जाए तो एक जगह वो लोग, उन्होंने पोस्ट 1857 जितनी भी अच्छी सीटें थी नौकरियों की, उसके अंदर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। अब जो मुसलमानों के अंडर रूल हिंदू ऑपरेट कर रहे थे, अब वो मुसलमानों के ऊपर हैं, और उन्होंने काफ़ी इंतहा का जुल्म किया जी। और जुल्म के तहत जो कि प्रीवियस आइडेंटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, मुसलमानों की तकरीबन डिमोलिश हो गई। रेशल एंटागनिज्म इस हद तक था कि ब्रिटिश ये समझते थे कि दे आर बेटर देन एवरीवन, तो पार्क्स, होटल्स और रिजॉर्ट्स वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए महदूद थे। जैसे मैंने आपको पहले कहा, डॉग्स एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड।
रेशल बिटरनेस अपने इंतहा को थी। रिलीजियसली भी उन्होंने चेंज करने के लिए कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को कोशिश की। बहुत से मिशनरीज आए, उन्होंने यहाँ पर तबलीगें शुरू की, बहुत अच्छा काम भी किया, बहुत कन्वर्ट्स भी हुए। As the property of the British, now the foreign policy was also decided by the British, जो कि पहले भी जो annexed lands की थी, अब पूरे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश खुद बना रहे थे, क्राउन खुद बना रहा था। जो इंडियन ट्रुप्स थी उनकी तादाद 2.5 लाख से 14,000 तक कम कर दी गई, और इंग्लिश ट्रुप्स जो थे उनकी 65,000 तक बढ़ा दी गई। तो अभी भी जो फोर्स है मिलिट्री की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि देयर वाज नो विल टू फाइट बैक, लड़ने की जस्तजू ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो मैंने जैसे को पहले बताया कि जो विक्ट्री होती है वो डिसाइड होती है एनिमी की विल टू फाइट से। यूरोपियन ट्रुप्स वर लोकेटेड इन की लोकेशंस। जितने भी ऑफिसर रैंक था उस पे सारे इंडियन ऑफिसर्स को निकाल के सिर्फ ब्रिटिश को एम्प्लॉय किया गया। वेपन्स को उस दिन के बाद कभी भी इंडियन सोल्जर्स के इन चार्ज नहीं दिया गया। नाउ जो कंपनी रूल के बाद ये प्रॉपर कॉलोनी की सूरत इख्तियार कर गया। ये एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लंडर था, जो डकैती थी, वो ख़त्म हुई। अब प्रॉपर कॉलोनाइजेशन के कॉलोनी बनने के बाद मर्केंटाइलिज्म यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे अमेरिका के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। सोल्जर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, काउंसिल मेंबर्स वर टेकन फ्रॉम इंडियन रिसोर्सेज। सबकी तनख्वाहें जो इंडियन सोल्जर पूरी सबकी तनख्वाहें इंडियन से निकाली गई, टैक्स, हैवी टैक्सेस लगाए गए, और वो पिछली ही पॉलिसी काफ़ी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉलो हुई। बस लेबल चेंज हो गया, पहले फेस ऑफ द कंपनी जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, अब ब्रिटिश क्राउन है, क्वीन विक्टोरिया। Now this all also paved a way for religious nationalism. लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, इन लोगों ने जो हिंदूज हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। यहाँ पर हमारी नदवा, दारुल उलूम नदवा, दारुल उलूम देवबंद, इन्होंने बहुत कलीदी रोल प्ले किया। और सर सीएम खान की अलीगढ़ मूवमेंट, उन्होंने बहुत कलीदी रोल अदा किया फॉर रिलीजियस नेशनलिज्म टू राइज अप। अब नुकसान क्या हुआ इंडियंस को ये म्यूटनी करने का? लैक ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, लैक ऑफ कॉमन कॉज, lack of participation from all societies, sections of societies, lack of resources, lack of nationwide dimensions, beginning of the movement before the date was fixed at May 31st, 1857. These are main drawbacks जिनकी वजह से ये हिंदुस्तान के जो बासी हैं ये जंग हारे। सेंट्रलाइज कमांड नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, हर बंदा अपने मर्जी से जंग लड़ रहा था। ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मामला नहीं था, वो एक सेंट्रलाइज कमांड और सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी के तहत जंग लड़ रहे थे। आई होप के आज का लेक्चर ज़्यादा बोरिंग नहीं रहा होगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।